द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 8 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व करते हैं तो वो जो 50 नंबरों का अनिवार्य प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट होता है उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्नों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसलिए रीजनिंग के प्रश्नों की एक अलग से वीडियो बनाई जाती है। तो ये जो प्रश्न है ये प्रैक्टिस सेट 8 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्न हैं। यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 8 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 8 का 44 नंबर का प्रश्न और रीजनिंग का पहला प्रश्न। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, ये जो रीजनिंग के प्रश्न हैं आपकी दो परीक्षाएं, जूनियर शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश में आगामी सुपर टेट, इन दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के पहले प्रश्न पर और प्रैक्टिस सेट 8 के 44 नंबर के प्रश्न पर। तो प्रश्न आपका अनुपात समानुपात से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया है कि संबंधित शब्द को चुनिए, यानी विकल्प को चुनना है। आपके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आयोडीन का पहले घेंघा से क्या संबंध है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? घेंघा रोग होता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर ऐसा बताना है कि यहाँ पर कोई चीज है उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब चारों विकल्पों को ध्यान से देखते हैं। ध्यान रखिएगा, रोग जो होना चाहिए वो कमी से होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नहीं पे चलते हैं। वसा से स्थूलता आती है। स्थूलता मतलब मोटापा या आलस से होता है, तो वसा की अधिकता से स्थूलता आती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत रहेगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज, तो इंसुलिन की कमी से होता है। ये किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। हार्मोन्स का संबंध हीमोफीलिया से बिल्कुल भी नहीं है। आम का संबंध एनीमिया से बिल्कुल भी नहीं है। और आपका सही रहेगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। जिस प्रकार आयोडीन की कमी से घेंघा, उसी प्रकार इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। बहुत ही छोटा और आसान सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपने 45 नंबर के प्रश्न पर। एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा है और एक खजूर नीचे गिर पड़ी। ये जो आपके प्रश्न है ये घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं, इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट 8 का प्रश्न है। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, वहां पर जाके आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो कि 50 नंबरों का अनिवार्य प्रश्न पत्र है आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा, तो खजूर के पेड़ पर कौवा बैठा, ठीक है, और एक खजूर नीचे गिर पड़ी। एक खजूर जैसे ही बैठा वैसे एक खजूर नीचे गिर पड़ी। अब आपको ये घटना है और इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी। खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा। ये तो कोई बात हो नहीं, कौवा पेड़ पे बैठेगा तो खजूर गिरेगा, इसका कोई लेना देना है नहीं। कौवे कभी कभी खजूर के पेड़ पर बैठते हैं। अरे कौवे कहीं भी बैठे, खजूर के पेड़ पे बैठे, आम का पेड़ पे बैठे, उससे क्या मतलब? तो ये विकल्प भी कोई मतलब का है नहीं। यह एक दुर्घटना है। भाई खजूर के गिरने को हम लोग दुर्घटना थोड़ी कह सकते हैं। दुर्घटना तो ऐसी होती है जिसमें हानि होती है। यह एक संयोग है। यह आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यह एक क्या है? संयोग है। ठीक है, इस प्रकार की घटना का होना एक संयोग है कि कौवा खजूर के पेड़ पर बैठ रहा है और खजूर गिर रहा है, यह एक प्रकार का संयोग है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में आपको विषम शब्द चुनना है। इसका आंसर सभी लोग दे सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। वायलिन, पियानो, हारमोनियम, बांसुरी, इसमें विषम शब्द क्या है? तो इसमें विषम शब्द है बांसुरी, क्योंकि ये जो आपका वायलिन है, ये पियानो है, ये हारमोनियम है, ये हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र हैं। और बांसुरी किससे बजाई जाती है? हाँ, बांसुरी मुंह से बजाई जाती है। इस प्रकार इसमें जो विषम होगा कौन सा होगा? बांसुरी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 47 नंबर के प्रश्न पर। कैलेंडर का प्रश्न है। कैलेंडर का एक प्रश्न जरूर मिल रहा है, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, कैलेंडर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो कैलेंडर के प्रश्न है बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग बड़े बड़े जो प्रश्न होते हैं उसको भी देख लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। चलिए कोई बात नहीं। वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है, यानी कि 1 और जनवरी 1999।
वो क्या है? मंगलवार। ठीक है, तो 1 जनवरी 2000 को क्या डेट रहेगी? यानी कि 1 जनवरी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 2000 को क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए, सबको पता है कि जब एक वर्ष जब बीतता है तो क्या होता है, हमारा एक दिन बढ़ जाता है। एक वर्ष में एक दिन हमारा बढ़ जाता है। और अगर लीप वर्ष हो, अगर हमारा कहीं भी में बीच में हमारा लीप वर्ष मिल रहा हो तो लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन बढ़ता है। लेकिन यहां पर 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर लीप वर्ष में कितना दिन बढ़ता है भैया? 2 दिन बढ़ता है। अब कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे कि ये जो आपका सन 2000 यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लीप वर्ष है, इसमें 4 का भाग चला जाता है, ये लीप वर्ष है, तो इसमें 2 दिन बढ़ा देंगे और गुरुवार अपना आंसर दे देंगे। और गुरुवार जैसे उन्होंने आंसर दिया, उनका क्वेश्चन हो गया गलत। ध्यान दीजिएगा, हमें 1 जनवरी जो है सन 2000 तक जाता है। लीप वर्ष किस में आता है? लीप वर्ष भैया फरवरी में आता है। तो फरवरी के बाद की अगर हम लोग कोई तारीख लेंगे तो उसमें 2 वर्ष बढ़ेगा, सॉरी 2 दिन बढ़ेगा, यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तब हमारा आंसर रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1 मार्च 1999 को मंगलवार है तो 1 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन होगा? तब हम 2 दिन बढ़ाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में फरवरी हमारा बीत गया है। लेकिन ये फरवरी के पहले की बात कर रहा है, इसलिए साधारण 1 वर्ष माना जाएगा। 1 दिन बढ़ाएंगे तो मंगलवार के बाद क्या आता है भैया? बुधवार आता है। तो अगर तारीख हमारी सेम रहेगी, वर्ष हमारे बढ़ते हैं, तो 1 दिन की वृद्धि होगी। बुधवार कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 2 दिन हमने क्यों नहीं बढ़ाया जबकि ये लीप वर्ष है? आपको ये समझ में आ गया होगा। फरवरी क्योंकि अभी हमें नहीं मिल रहा है। अगर फरवरी के आगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की बात करते तब यहाँ पर हम 2 दिन बढ़ाते हैं। उम्मीद है जो समझाने की कोशिश की गई है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। बुधवार इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 48 नंबर के प्रश्न पर, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, घड़ी से संबंधित जो आपकी क्लॉक होती है। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दर्पण प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 3:15 हो रहा है, तो उसके सही समय क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए पहले घड़ी का बनाना आवश्यक है। घड़ी बना लेते हैं। बहुत अच्छी तो घड़ी नहीं बनेगी, लेकिन तभी समझ लीजिए घड़ी आपकी बन गई। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये सबसे ऊपर 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 6, फिर 7, 8, फिर 9 और 10 और 11। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब। 2 चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहले घड़ी में समय बना लेते हैं। 3:15, तो यहाँ बीच में क्लॉक रहेगी। 3:15 का मतलब क्या होता है? अब घड़ी देखना सबको आता होगा, ये इतनी तो उम्मीद हम कर ही रहे हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो 3 और 4 के बीच में होगी। ठीक है, तो घंटे वाली सुई को हमने थोड़ा सा छोटा बनाया है, ये 3 और 4 के बीच में है, यानी 3:15 का मतलब क्या होगा कि ये जो मिनट वाली सुई होगी इसको हम सीधा सीधा मिला देते हैं, बड़ा बना देते हैं। तो मिनट वाली सुई जो होगी वो 3 पर होगी, तभी तो 5, 10, 15 यानी 15 मिनट बनेगा। तो ये हमारी घड़ी बनेगी। तो 3:15 का मतलब क्या होगा भैया कि जो घंटे वाली सुई है जिसको हमने छोटा बनाया है वो 3 और 4 के बीच में रहेगी। जो मिनट वाली सुई होगी वो ठीक 3 पर होगी, तभी तो 15 मिनट का समय होगा। इतना घड़ी देखना सबको आता है। अब 2 चीजें होती है, एक जल प्रतिबिंब होता है और एक दर्पण प्रतिबिंब होता है। आपसे दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न पूछा गया है। आगे बताने के लिए पेन का पहले कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। जब आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया जाए तो दर्पण का मतलब होता है बगल में रखना। तो ये 12 और 6 को सीधा सीधा मिला दीजिएगा, ये होता है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये होता है आपका लेफ्ट, ये होता है राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, और अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो ये किसको मिलाना है? 9 और 3 को मिलाना है, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे। तो ध्यान रखिएगा, जल प्रतिबिंब की बात करें तो 9 और 3 लाइन को बिल्कुल सीधे मिला देना है, लेकिन यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो हमें 12 और 6 वाली जो लाइन है उसको सीधा मिला देना है। ठीक है, अब क्या करना है?
प्रतिबिंब दर्पण है तो दर्पण में होता क्या है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, यानी ये वाला पोर्शन पलट के आप इधर कर दीजिए, ये वाला पोर्शन पलट के इधर कर दीजिए, जो बनेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम पलट के तो बता नहीं सकते हैं, तो आपको थोड़ा मन में कल्पना करनी है कि अगर हम इस सुई को, इस वाली सुई को पलट के इस तरफ ले जाएंगे तो ये 3 पे है, जब इस तरफ पलटेगी तो सीधे सीधे किस पर जाएगी, 9 पर जाएगी। ध्यान दीजिएगा ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, यहाँ पर मिनट वाली सुई 3 पे थी, जब पलटेगी तो ये कहाँ पर जाएगी, 9 पे जाएगी। जब ये वाली सुई, घंटे वाली सुई पलटेगी, देखिए ये 3 और 4 के बीच में है, जब पलटेगी तो थोड़ा सा इस तरह, ये थोड़ी घंटे की है इसलिए छोटी बनाते इसे, इतना ही बनाते हैं, इस तरह का निशान लेके जाएगी, यानी कि 8 और 9 के बीच में ही ये रहेगी। तो अब हमने क्या किया, फिर समझ लीजिए, इस तरह इसको पलटा है। अगर आप कागज पे चित्र बनाएंगे तो कागज पे बना के कागज को पलट दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो बोर्ड पे दिखा नहीं सकते हैं पलट के, तो इतना तो कॉमन सेंस लगा देंगे कि जब पलटेंगे तो क्या होगा, 9 वाली सुई, सॉरी 3 वाली सुई 9 पे पहुंच जाएगी, और 3 और 4 के बीच में जो सुई है वो इस तरह 8 और 9 के बीच में हो जाएगी। तो इस तरह का जो चित्र बन रहा है यही आपका आंसर है। कितना बन रहा है, घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में है, यानी समय हो रहा है आपके 8 बजकर, मिनट वाली सुई 9 पर है, 9 का मतलब होता है 45 मिनट, 9 का मतलब क्या होता है 45 मिनट, तो मिनट वाली सुई 9 पे है यानी 45 मिनट, और घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में है यानी 8 बजकर 45 मिनट। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब मिले तो 12 और 6 को मिला के दाएं का बाएं और बाएं का दाएं कर देना है। अगर आपको जल प्रतिबिंब मिले तो 9 और 3 को मिला के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सारी चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस प्रश्न को या दर्पण या घड़ी के प्रश्न को हम लोग दोबारा भी बता देंगे किसी और वीडियो में। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ये ABCD यानी कि अंग्रेजी अल्फाबेट जो होता है उससे संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको हमने बताया था जब आपकी परीक्षा होगी तो उस दिन क्या होता है कि 5 या 10 मिनट पहले ही आपका रफ शीट मिल जाती है। उस रफ शीट पर आप ABCD लिख लीजिएगा, पूरे 26 लेटर। आगे बढ़ते हुए क्रम में उस पर 1 2 3 4 लिख लीजिएगा, फिर Z से घटते हुए क्रम में A तक आप 1 2 3 4 लिख लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपका 2 4 5 मिनट बच जाएगा, और 2 4 5 मिनट की जो बचत होगी वही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है। अब इस प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए और इस प्रश्न का के लिए कलर चेंज करते हैं। पेन कहाँ, क्या लिखा भैया, पहले इसको हम लिख लेते हैं PRAYER। इससे हमें क्या बनाना है, MOX और फिर VBO ये बनाना है। तो पहले P से M की बात करते हैं कि ये पहला अक्षर इसका P है, इसका पहला अक्षर M है, तो P से M आया कहाँ से, तो अगर P हम यहाँ ढूंढें, P यहाँ पर है, M कहाँ है, M इसके पीछे है, तो P के कितना पीछे है, 3 पीछे हैं, यानी कि P से M जाने के लिए, P से M जाने के लिए हमें पीछे 3 जाना पड़ेगा। अब R से O पर देखते हैं, R हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, O कहाँ पर है, यहाँ पर है। R से O जाने के लिए 1 2 3 3 पीछे जाना पड़ेगा। A से X देखते हैं, तो A से A कहाँ है, यहाँ है, X कहाँ है, A के पीछे ध्यान दीजिएगा, A के पीछे Z होता है, तो X जाने के लिए इसमें भी हमें माइनस के 3 करना पड़ेगा। तो अब आगे आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुल मिला के समझ में आ गया हमारी बात कि माइनस 3 3 पीछे लिखना है। तो SALUT और E, इसमें 3 3 पीछे लिखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रम समझ में आ गया है कि -3 का क्रम बन रहा है। अब आगे लिखते जाइए, और हाँ, विकल्प को ध्यान से देखते जाइएगा, जहां आपका विकल्प मिलेगा वहीं पर टिक लगा देंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो S के पीछे 3 जाना है, S के पीछे 3 जाएंगे, ये आपका S है, तो 1 2 3 आपको मिलेगा P। तो स्टार्टिंग में P सारे विकल्प में है, ठीक है। A के पीछे 3 जाएंगे तो क्या मिलेगा, A के पीछे 3 जाएंगे तो 1 2 3 आपको मिलेगा X। L के पीछे 3 जाएंगे, L आपका कहाँ है, यहाँ पर है,
तो 1 2 3 मिलेगा कितना आई। तो पी एक्स आई कहाँ पर है, पी एक्स आई ऑप्शन नंबर बी और डी इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, अभी और आगे सॉल्व करते हैं। अब u है, u के पीछे आप 3 जाइए, तो u के पीछे 3 जाएंगे तो 1 2 3 आपको मिलेगा r। पी एक्स आई आर कहाँ है, पी एक्स आई आर ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए पी एक्स आई क्यू है इसमें और पी एक्स आई आर आ रहा है। ये आगे के दो जो हैं इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, टी और यू का, क्योंकि आपको ऑप्शन मिल चुका है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये प्रश्न सॉल्व तो सभी लोग कर लेंगे, कुछ लोग बहुत जल्दी करेंगे, कुछ लोग थोड़ा देर में करेंगे। आप कोशिश यही करनी है इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए। जैसे कि जल्दी कहाँ करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर आपको एक क्रम मिल गया, यहाँ पर आपका एक क्रम बन रहा है, तो हमने क्या किया, आगे सॉल्व नहीं किया, क्रम समझ में आ गया, -3 पीछे जाना है। अब जब इसका हम लोग सोल्यूशन लिख रहे थे तो आप विकल्पों को ध्यान से देखते जाना है। जब हमारा ये मिल जाएगा विकल्प, वहीं पर हमें टिक लगा देना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद है जो समझाने की बताने की कोशिश की जा रही है वो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो आज के लिए हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों में बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट की तैयारी कर आपके कोई दूसरे मित्र कर रहे हों तो उन्हें भी यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो